मेरा काम आपको सेटल करना और परिचय करना कि आज क्या होने वाला है। आज का जो कार्यक्रम है उसमें पहली चीज होगी, ये जो पत्रिका है आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, सार्थक जलसो, उसका परिचय दिया जाएगा और उसका प्रकाशन 22वें अंक का होगा। उसके बाद इंडिया आफ्टर गांधी, ये जो पुस्तक है उसका जो गुजराती हुआ गांधी पछीनु भारत, उसका परिचय और प्रकाशन और अनुवाद कैसे हुआ उसके बारे में उर्विश बताएंगे। फिर उस पुस्तक के बारे में प्रकाश भाई शाह हमको बताएंगे। फिर उस पुस्तक का विमोचन होगा और आखिर में रामचंद्र गुहा अपना वक्तव्य देंगे। इतना ही है। तो पहला काम शुरू करते हैं, सार्थक जलसो। आप में से जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, पर कुछ नए लोग हैं तो उनको बता दूं, सार्थक जलसो क्या है। उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है, वो एक जलसो है। जलसो क्या होता है? फन, उल्लास, जॉय, मजा करो। और वो सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल। और वो जलसो किसको किसको मजा आना चाहिए? तो सबसे पहले हमको, मेनली उर्विश को। ये पूरी मैगजीन उर्विश ही निकालते हैं, हम सब उसके साथीदार हैं। उर्विश को अगर कुछ पढ़ के लगेगा जलसो हुआ, तो वो आएगा, छपेगा, वरना नहीं छपेगा। सिंपल सी बात है। हमने ये सार्थक जलसो शुरू किया तो बहुत से लोगों ने कहा था कि 6-6 महीने में निकालते हो आप, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लो। पर हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कभी हुआ कि 6 महीने हुए, आर्टिकल इकट्ठा हुए और जलसो नहीं हुआ, तो हम नहीं निकालेंगे। हमने ये सोचा था कि हमको बंधना नहीं है, अगर मजा नहीं आया तो इशू नहीं निकालेंगे। फिर से शोले याद आ गए, ये जमींदार की बेदारी थोड़ी है, मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो ये सार्थक जलसो ऐसी चीज है जिसमें हमको जब मजा नहीं आता तो हम नहीं निकालते, ऐसा हम फ्रीडम रखते हैं। तो सबसे हमारा बेसिक है कि जलसो मजा आ जाना चाहिए। और उसमें कोई भी एक आदमी जिसने कहीं पे भी, जिसका कुछ पब्लिकेशन नहीं हुआ, लाइफ में पहली दफा कोई लिख रहा है, ऐसे लोगों को हम न केवल स्थान देते हैं, पर उर्विश पूरा साल ढूंढता रहता है कौन है नया, कौन है नया, अच्छा लिखने वाला कौन है। हमको वो चाहिए ऐसे लोग कि यार कोई जिनको, और बहुत से हैं, मिलते भी हैं आपको हर एक इश्यू में। एक दो लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा सारा जलसों में लिखा, जिसका प्रिंटेड फर्स्ट आर्टिकल जलसों में। और हम लोग ये जानते हैं कि आजकल के जमाने में लोग 2 मिनट की रील भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। ऐसे युग में हम ये नहीं देखते कि आर्टिकल 1 पेज का है या 35 पेज का है। उसका जो वजन है, वो जितना डिजर्व करता है, वो अगर लंबा चले तो चलने दो, हम उसकी चिंता नहीं करते। आज के इतना फास्ट युग है तो भी हम ये चाहते हैं कि आप पढ़ो यार, जिनको आराम से पढ़ना है, लंबा पढ़ना है, अंदर तक जाना है। वैसे लोग कभी पूछे हम कि जाएं तो जाए कहाँ, तो हम उनको बोलते हैं आइए यहाँ, आपको जलसों में ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जहाँ पे आपको गहरे तक जाने की इजाजत है। हमने जब जलसों शुरू किया आज से 12 साल पहले, तभी उर्विश सबको ये बोलता था कि जलसों में कौन सा आर्टिकल आएंगे, ऐसी चीज जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपको गूगल में जो नहीं मिलेगा वो जलसों में मिलेगा। तब हम गूगल की बात करते थे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सब जानते हैं उसका प्रभाव कितनी तेजी से इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसका प्रभाव कितना होगा। हम सब थोड़े बहुत, हम नीचे जब खड़े थे 3 लोगों ने बोला कि हमारी आईटी वाले, कोई पहचान वाले की जॉब गई, वो उसका प्रभाव होगा। तो अभी ये जो चैट जीपीटी का युग है या ग्रोक है, तो हम जलसों का परिचय अब हम इस तरह से देंगे कि जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं मिलेगा, जो केवल नेचुरल इंटेलिजेंस से ही मुमकिन है, जिसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट, एक धड़कन, जिंदा आदमी की धड़कन जिसमें हो, वो आपको जलसों में मिलेगी। हम सब ने ट्रेन देखी है, ट्रेन में आगे एक इंजन मोटरमैन होता है, वो भी देखा है। पर वो मोटरमैन एक ऐसा मोटरमैन है जो अहमदाबाद और बंबई के बीच में पूरी जिंदगी उसने ट्रेन चलाई। तो उससे आर्टिकल लिखवाया उर्विश में, और वो इतना बढ़िया आर्टिकल है, हमको वहां पे ले जाता है। वो इंजन में आप बैठ के आप ट्रेन चला रहे हो, आगे से जानवर कटते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट में आत्महत्या से इंसान कटते हैं, तापी नदी कैसे दिखती है, नर्मदा कैसे दिखती है, तो पूरा बयान, ऐसे आर्टिकल आते हैं सार्थक जलसों में। अब ये जो 22वां अंक जिसको हम रिलीज करने जा रहे हैं, उसी में ही रमेश ओझा का एक आर्टिकल,
रमेश ओझा को आप सब जानते हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनके कॉलम की नाम भी नो नॉनसेंस है और वो खुद आदमी भी नो नॉनसेंस है, और उनके ऊपर एक दफा खून का इल्जाम लगा और बहुत से बड़े क्राउड ने मान लिया कि यही खून है, और रमेश भाई आए और वो पूरा क्राउड आया, दोनों मिले। फिर क्या हुआ, मेरी स्टोरी यहाँ पे मैं रोकता हूँ। अब जब ये फंक्शन खत्म हो जाए तो बाहर से सार्थक जलसों परचेज कर लेना, ले लेना, उसमें जवाब आपको मिलेगा। तो ये है हमारा सार्थक जलसों, जिसका 22वें इशू का इनॉग्रेशन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पे पूर्वेश कोठारी, कैप्टन, हमारे कैप्टन आ जाइए ऊपर, फिर बीरेन कोठारी, कार्तिक भाई शाह और चंदू भाई मेहरिया। चंदू भाई किधर है? ये सब, ये उर्विश जो है, इसकी जिद से ये सार्थक जलसों निकलता है, और इसके जितना दुनियावी सांसारिक काम है, फाइनेंस और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब हमारे कार्तिक भाई संभालते हैं। और ये चंदू भाई और ये वीरेन कोठारी और मैं, हम 3 बुजुर्ग लोग हैं, गांव के चौपाल में वो पगड़ी पहन के डंडा लेके बैठते हैं से। हम लोग कभी डंडा उठाते नहीं बस। सबसे पहले जलसों तो आपके सामने जो शोले के अंदाज में जलसों की बात करके गए वो थे दीपक सोलिया। दीपक मेरे सीनियर तो खैर थे एक जमाने में, जर्नलिज्म में मेरी रिक्रूटमेंट ही उन्होंने की थी, तो आज मेरे नाम जो कुछ भी क्राइम है इसमें दीपक काफी जिम्मेदार है। हेतल भी कबूल करेंगे, पीछे बैठी है। तो दीपक गुजराती में ऐसी चीजों के बारे में लिखते हैं जो आमतौर पर आपको गुजराती में पढ़ने को नहीं मिलती, और इस तरह तो नहीं मिलती कि आपकी समझ में आ जाए। अब राम भाई, एक बार ऐसा हुआ कि अलियांस फ्रांसेस ने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ कामों के बारे में। तो हमारे यहाँ जो मास्टर लोग होते हैं, सॉरी आप कोई बुरा मत मानना, तो उनका ये हमेशा से पोजीशनिंग पोस्चरिंग रहा कि कामों वगैरह आपके लिए नहीं है, कामों काफका को हमारे लिए छोड़ दो, ये आप लोगों के बस में आने वाली चीज नहीं है। आप पढ़ने आए हैं तो लेक्चर ले लेंगे, लेकिन आपको समझ में तो नहीं आएगा। अब ये बंदा जिसका नाम दीपक सोलिया है, वो आया ऐसे हाथ हिलाते हिलाते साहित्य परिषद में, 1.5 घंटा कामों के बारे में बोलकर चला गया। तो एवरीबॉडी वाज इन शॉक कि ये तो समझ में आ गया, कामू इतना अच्छा है और हमको समझ में भी आता है, इतना अच्छा है, तो आज तक तो ये रहस्य किसी ने हमको बताया ही नहीं। तो ये दीपक है। जलसों के बारे में दीपक ने कहा कि नए लोगों को हम, नए मतलब उम्र में नए नहीं, लेकिन जिन्होंने लिखा नहीं उनको, और जो लिखते हैं काफी उनको भी हम बहुत प्रेरित करते हैं। ये प्रेरित करना, जैसे अमित शाह सहकार मंत्री है, वैसे मैं प्रेरित करता हूँ। तो मेरा प्रेरित करना काफी लोगों को बहुत तकलीफ में रख देता है, लेकिन आज तक मैं सुबह में गिन रहा था, जलसों के 22 इश्यूज में हमारे यहाँ 128 लोगों ने लिखा है, 128। तो गुजराती के मैगजीनों में ऐसा कम ही होता है। और देखिए, हम लिटरेरी नहीं है, बिल्कुल, हम बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, कविता नहीं छापते। और और अपवाद रूप 1 2 4 कविताएं आशीष वशिया मेहोल की छापी दी, तो वो तो क्या है कि हमको पसंद आए तो छाप भी देंगे। तो ज्यादातर हम पर्सनल स्टोरीज पे फोकस करते हैं, ऐसी पर्सनल स्टोरीज जिसमें कैपिटल आई ना हो, बात अपनी हो, लेकिन कोई भी आदमी जीता है समाज में, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में, अपने समय में जीता है। तो जब वो अपनी बात स्वस्थता से करता है तो अपने आप ही इसमें समाज की, समय की बात आ जाती है। और उसमें ऐसा रिवाज नहीं है। गुजराती में या तो आप कैपिटल आई में लिखिए कि मुझे फिर ट्रंप ने चाय पीने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। तो हमारे यहाँ ऐसा बहुत चलता है, कैपिटल आई वाला।
दूसरा ये है कि आई लाओ ही मत। तो इसमें जो समय की कथाएं हैं, समय की कहानियां हैं, वो नहीं आ पाती। तो हमारा प्रयत्न हमेशा ये रहता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसी चीजें लिखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। तो खैर, इतनी बातें जलसों के बारे में। अब सबसे पहले यानी कि 20 मिनट के बाद मैं बहुत आदर से और प्यार से रामचंद्र गुहा और प्रकाश भाई को मंच पर निमंत्रित कर। राम भाई जिस तरह से बेंगलोर से आए हैं, तो वैसे तो मैं ऐसा नहीं कहने वाला था कि फिर से ताली बजाइए, लेकिन आपको अगर मन करता है तो बजा सकते। इंडिया आफ्टर गांधी 2007 से एक सिलसिला शुरू हुआ। अक्सर हम ये सोचते हैं कि किताब पब्लिश हो जाने पर सिलसिला खत्म हो जाता है। दरअसल कुछ किताबें ऐसी होती है जो पब्लिश होने के बाद सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये मालूम ही नहीं। तो फिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ऐसा तो राजेश खन्ना ही पूछते हैं, इतिहास में तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ। तो जब पहली बार ये किताब देखने में आई, थोड़ी बहुत पढ़ी, एक मेरे मित्र थी निशा परीख, उससे भी काफी बात इस किताब के बारे में होती थी। और उस वक्त हमारे एक कॉमन मित्र थे आकार पटेल, जो कि एक बड़े ही कलरफुल हमारे मित्र है, बड़े प्यारे मित्र है। उनकी बदौलत राम भाई से हमारा परिचय हुआ। और राम भाई की सरलता की तो क्या बात करें, वो अहमदाबाद आने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आने वाला हूँ और मिलेंगे। तो हमने कहा कि भाई मतलब क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आपसे तो मतलब कभी भी मिलेंगे। तो बड़े प्यार से बात हुई। तो बात में मैंने ऐसे ही कहा कि जब ये इंडिया आफ्टर गांधी मैं देखता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, मुझे अक्सर लगता है, मेरा फर्स्ट रिएक्शन किसी भी चीज के बारे में, आपका एक फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, ये किताब के बारे में मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था बतौर गुजराती कि ये किताब गुजराती में होनी चाहिए। तो दैट वाज द सीड। लेकिन देखिए भाई, ये सीड के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे 100 सीड डबे पड़े हैं जिसमें कभी पेड़ नहीं उगने वाले। लेकिन बिकॉज आई टोल्ड दिस टू somebody whose name is रामचंद्र गुहा, उन्होंने कहा कि करो। The way he told me, I was in total disbelief। मैं इनको जानता हूँ कि ये आपको मतलब बहुत सरल इंसान है ये वो, लेकिन आप उनका पढ़ेंगे, आप उनका मतलब एक बाहर से देखेंगे कि भाई रामचंद्र गुहा क्या चीज है। आपको रुपये पैसे में भी नापना है तो नाप सकते हैं, मतलब गुजरात में है तो ये भी कह रहे हैं। लेकिन तो मुझे मालूम था कि इट इज सो डिफिकल्ट कि भाई ये क्या चीज है। इन्होंने कह दिया कि आप करो। आई वॉज इन टोटल डिसबिलीफ। फिर धीरे धीरे आपके होश ठिकाने आते हैं ना, फिर यू गैदर योरसेल्फ और सोचते हैं कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है। तब से लेके आज तक राम भाई ने जिस प्यार से, जिस अपनेपन से इसमें हमारा सहयोग किया है, तो वी हैव नो वर्ड्स। तो मतलब आज के जमाने में नहीं, पुराने में जमाने में भी ऐसा कोई नहीं करता। जिस प्यार से ही काइंड ऑफ कोऑपरेट शब्द तो बड़ा छोटा है, और अब तो आप जानते हैं बड़ा गंदा भी है, क्यों आप जानते हैं। तो द वे ही वाज विद अस ऑलवेज, इतने साल लग गए, एक भी बार कभी उन्होंने नहीं पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम तो कह के गए, तुम तो खो गए। क्योंकि खो जाना बड़ा आसान होता है ना, और लिखने वाले तो अक्सर खो जाते हैं, सोई नहीं। तो खो जाना बड़ा आसान होता है। तो खैर 1, 2 बार 3 बार आश्रम में हमारा मिलना हुआ, किन्नरी दीनाबेन वगैरह यहाँ पर बैठे हैं साथ में। मैं उन्हें कुछ दिखा था, वो बड़े प्यार से देखते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। तो वहां से लेकर आज जिस तरह से वो बेंगलोर से आए हैं, जिस अपनेपन के साथ आए हैं, मतलब ही इज नॉट अ गेस्ट फॉर अस। आज इतना एक कैजुअल इसलिए लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि इन्होंने हमको बुलाया है, हमने इनको नहीं बुलाया। ही इज सो मच जिसको हम अपने आदमी के कहते हैं, जिसके साथ एक अपनापन लगता है, इज लाइक दैट।
सो 8 साल पहले एक कार्य हमने शुरू तो किया, लेकिन राम भाई गुजराती में एक कहावत है गुजरातियों के लिए कि आरंभे शुरा गुजराती, शुरुआत करने में बड़े उत्साही होते हैं। फिर अब तो खैर हमारे पास अपवाद भी काफी मौजूद है, दिल्ली तक जनरली ऐसा कहा जाता है। तो हमारा भी क्या था कि हम हमारे गालिब जिसको गमे रोजगार कहते हैं, तो हमारा भी गमे रोजगार कुछ ऐसा था कि इसमें कुछ ना कुछ उलझे रहे, कुछ काम लेते फिर कुछ और काम आ जाता, क्योंकि एक बच्चा तो हमेशा 6 महीने में एक बार रोता ही है हमारा सार्थक जलसो, तो 6 महीने में 2 महीना तो उसको दो। ऐसा करते 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 फिर तय था कि हमारे बड़े मित्र, बड़े अच्छे मित्र थे दिलीप भाई गोहिल, जिसकी स्मृति आज वो हमारे बीच नहीं है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े जल्दी चले गए। इनकी स्मृति हमेशा ये किताब के साथ रहेगी। वो एक जमाने में गुजराती इंडिया टुडे के कॉपी एडिटर हुआ था, तो इनकी इतनी मजी हुई ट्रांसलेशन थी, तो इस किताब का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है इसका 80% दिलीप भाई ने किया है, फर्स्ट ड्राफ्ट का 80%, बाकी का मैंने किया। स्मृति की ही बात करते हैं तो एक और हमारे बुजुर्ग मित्र जो इस किताब के बारे में और आपके इतने प्रेमी थे, भावनगर के जयंत भाई मेघाणी परिवार के, तो ही वाज ऑलवेज इंक्वायरिंग कि भाई શું થયું, ક્યારે આવશે તમારું। तो हमारी तो इतनी शर्मनाक स्थिति होती थी, लेकिन खैर वो तो हमको फिर पत्रकारों को तो आदत हो जाती है, तो हो गई। तो और तीसरा एक स्मरण रजनी कुमार पंड्या का। सच तो बात यह है कि 8 साल पहले हमने काम शुरू किया, तो कोई अगर इसका क्वांटम देखेगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें 8 साल लगेंगे। इसमें 8 साल लगने वाली कोई बात नहीं है, 2-3 साल में आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारी व्यावसायिक व्यस्तताएं हमको काफी खींचती थी। दूसरी एक बात यह भी तय थी कि 2013 में हमने प्रकाशन शुरू किया, सार्थक प्रकाशन। तब शुरुआत के अनुभव के बाद हमने तय कर लिया था कि हम जो करेंगे बिना गिल्ट के करेंगे। देरी हो गई, ये हो गया, तो बहुत गिल्ट नहीं रखने का, क्योंकि बेसिकली आनंद होना चाहिए। सार्थक जलसों में जलसों भी है और सार्थकता भी है, मीनिंग भी उसमें होना चाहिए, तो आनंद होना चाहिए। तो हमने धीरे धीरे करके ये काम शुरू किया। एक ड्राफ्ट हुआ, फिर इतनी देर हो गई, हमारे प्रूफ रीडर बदल गए। तो पहले वाले प्रूफ रीडर एक स्टाइल से करते थे, दूसरे वाले दूसरी स्टाइल से करते थे, तो हमने फिर दूसरी स्टाइल से करवाया। फिर 2-3 बार लाइन टू लाइन। अब लोग हमने आपके नाम का इतना इस्तेमाल किया है कि लोग हमको बोलते थे क्यों देरी, क्यों। हमने कहा देखो ये कोई ऐरी गैरी किताब नहीं, रामचंद्र गुहा की किताब है ना, शांति रखिए शांति रखिए। तो हमको वो जामीन मिल जाते थे। तो फिर हमने फिर वो काम मुझे करना था। हाँ, वो काम के लिए हमने बड़े दोस्तों को मिन्नत है कि यार कोई प्रोफेशनल ही कर दो, रुपया भी देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये लाइन टू लाइन। फिर तो किसी ने नहीं वो काम हाथ में लिया, तो फिर मुझे ही करना पड़ा। तो खैर फिर वो बात, तो 2-3 बार इसका रीडिंग रीडिंग सब कुछ जो कुछ भी आप कहते हैं वो किया। और आखिर में पिछली बार जब राम भाई अहमदाबाद आए थे, तो मैंने उनको एक PDF दिखाई थी कि देखिए अब ये स्टेज पे आ गया है, अभी मुझे और कुछ काम करना है। दूसरी चीज ये थी कि सूची, अंग्रेजी में जिसको इंडेक्स कहते हैं, अगर ऐसी किताब में इंडेक्स नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये रेफरेंस। हिंदी में शायद नहीं है सूची। हमने कहा कि भाई हमको तो करनी है, तो उसमें भी फिर और तो जितनी बार कुछ भी करना है वो मेरे पास आता है, मैं पहले पन्ने से पढ़ने बैठता हूँ, कुछ ना कुछ नजर में आता है, कुछ सुधारते हैं। तो खैर ये प्रकाशन और ये जो वॉल्यूम, आपको शायद आपको तो आश्चर्य नहीं होगा, लोग 2 सवाल पूछते थे। एक तो एक बड़ा कठिन कार्य रहा होगा ये ऐसी किताब तुमने की, दूसरा
यार ये तुम्हारा पब्लिकेशन अच्छा चलता है, इतनी मतलब तुम किताब पब्लिश कैसे कर लेते हो, मतलब डज इट मेक बिजनेस सेंस? तो इस बारे में मैं दीवार का शशि कपूर हूं। वो कहते हो मेरे पास माँ है, मैं कहता हूं मेरे पास कार्तिक भाई है। आप मुझे सिर्फ एडिटोरियल क्वालिटी देखनी है, मुझे सिर्फ वो काम करना है। और हमारे प्रिय दोस्त आकार का एक एनेक्डोट याद करो, हम दिव्य भास्कर में साथ काम कर रहे थे। एक बार कोई मीटिंग शीटिंग इसमें हुई, नीचे लोन में सब इकट्ठा हुए, कुछ ओकेजन था, वो तो ओकेजन बना लेते हैं, तो आकार को भी बुलाया, वो ग्रुप एडिटर था। तो मार्केटिंग वाले ने उसके हाथ में एक माइक थमा दिया, बोले कि सर आप कुछ बोलिए। तो पटेल बीइंग पटेल एक ही लाइन बोला मुझे इतना ही मालूम है कि लिखने वाले से छापने वाला महान होता है, खत्म। तो कार्तिक भाई हमारे पास ऐसा मतलब वो नहीं करवाते, लेकिन वो अगर करवाते तो मैं भी ऐसा कहता, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे बुजुर्ग प्रकाशक बड़ी मनु भाई यहाँ बैठे हैं, प्रकाशन चलाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारे ये दीपक आपने देखा, मुझे आप देख रहे हैं, हमारे में से किसी के लक्षण लगते हैं प्रकाशन चलाने के? ये तो कार्तिक भाई है कि जिनकी बदौलत हमारा प्रकाशन इसके 12 साल पूरे हो। और गुजराती में 12 वर्ष पूरा नहीं दिया, हिंदी में थे आज। तो ट्रांसलेशन की कुछ बात करो, क्योंकि फिर सेकंड थर्ड ड्राफ्ट मुझे मेरे हिस्से आया। एक चीज तय थी कि राम भाई की एक जो स्टाइल है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और काफी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, कि वो इतनी गहरी से गहरी बात इतने आसान शब्दों में विदाउट लूजिंग इट्स ग्रेविटी वो कह देते हैं, कह सकते हैं, उतना पैकेज कर सकते हैं। ये इतनी मोटी किताब को रीडेबल बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। तो पंडितों के समझ में आए ऐसा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आम लोगों की समझ में आए ऐसा लिखना वो बड़ी ऊपर वाली सिद्धि होती है। अब त्रिदीप भाई से भी हमारी कई बार इस विषय में बात होती है, ये लिखने वगैरह के बारे में, तो वो एक अलग बात होती है। वो गुजराती में विदाउट कॉपीइंग हिज स्टाइल, पढ़ने वाले को इसमें से गुजराती का एक जो एहसास हो वो लाना हमारा काम था। और इसमें हम बिल्कुल नम्र नहीं है, वो हमको आता है, ठीक है, इसमें कोई हम डाउट में नहीं है। तो दिलीप कुमार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब लता मंगेशकर की शुरुआती गानों में दिलीप कुमार ने उनके कुछ शुरुआती गाने सुने, तो दिलीप कुमार ने अपनी बड़ी ही जो खालिस टाइप की उर्दू में कहा कि इनके तलफ्फुज़ में से दाल भात की बू आती है। तो हमारे ये जो इसमें से दाल भात की बू आनी चाहिए हमारे ट्रांसलेशन में से, ऐसा हमको करना था और वो हमने किया है। इतनी सफलता मिली ये आप लोगों को है। बहरहाल आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि इसके पीछे जो नोट्स थे उसके अनुवाद में भाई सुजात ने मेरी काफी मदद की। मेरी पत्नी सोनल, जो कि हमेशा इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, गुजराती में सूची बनाई। और आखिरकार आज हमने जब ये हॉल बुक कराया, तभी राम भाई आने वाले हैं ऐसा मालूम नहीं था। हमको लगता था कि इनकी किताब ही काफी है, मतलब इंडिया आफ्टर गांधी की बात है यार, कोई ऐसी तैसी बात नहीं है। लेकिन उनका इतना प्यार था कि वो आए हैं और उनकी उपस्थिति में आज ये किताब का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। अब देखिए, अब ताली बजा भी आप उसमें कह दूं कि गुजरात में गौरव शब्द बोलते भी जरा वो एस्ट्रिक मार्क लगाना पड़ता है कि वो वाला गौरव नहीं, वो वाला गौरव है ना। तो अभी इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी पछीनो भारत और राम भाई, इनके बारे में कुछ बात करने के लिए मैं जिनको बुलाने वाला हूं, इनका कुछ परिचय देना बनता है।
राम भाई, गुजरात में से लोगों को ऐसा ही दुनिया भर में, देश भर में लोग गुजरात की एक ही शाख को जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ 3 शाख है, इसमें से 2 तो अभी है, एक प्रकाश शाह, दूसरे घनश्याम भाई है, वो शायद नहीं आ पाए, घनश्याम शाह, प्रोफेसर घनश्याम शाह, और अब तक हमारे बीच थे प्रोफेसर रमेश पीछा। दे आर टावरिंग इंटेलेक्चुअल्स। और गुजरात में जिसको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, विलुप्त होने के कगार पर आई प्रजाति, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, अभी की पीढ़ी में तो किसी ने शब्द ही नहीं सुना गुजराती में। तो प्रकाश भाई बिलोंग्स टू दैट माइनॉरिटी भी नहीं, उसका प्रकाश भाई का ही बड़ा प्रिय प्रयोग है, जो माइनॉरिटी से भी माइनॉरिटी होती है, उसके लिए वो कहते हैं अणुमति, एटॉमिक माइनॉरिटी। तो ये अणुमति में है। प्रकाश भाई समाज, साहित्य, कला, राजनीति, लोक आंदोलन आदि कई क्षेत्रों से इतने जीवंत तरीके से जुड़े हुए कि इतना हम भी, वो जितना अपडेटेड होता है हमको भी नहीं पता। आज 85 के करीब है प्रकाश भाई, लेकिन हमारे पास अब एक ही प्रकाश भाई है और हमको ये बिल्कुल बराबर मालूम है। और इनके पास से इनकी विद्वत्ता तो हम नहीं ला सकते, लेकिन एक चीज हम एडप्ट करने की कोशिश करते हैं, वो है इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर। इतनी कातिलाना है। आपने जब इंडिया आफ्टर गांधी लिखा, फिर गांधी बिफोर इंडिया लिखा, तो प्रकाश भाई से कुछ बात हो रही थी, तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि गुहा आफ्टर गांधी। तो ये प्रकाश भाई को मैं निमंत्रित करता हूँ। ये प्रकाश भाई को मैं अपनी बात कहने के लिए निमंत्रित करता हूँ, या तो वहां पर उसे भी बोल सकते हैं, या तो प्लीज प्रकाश। મિત્રો, જરા હિન્દીમાં જવું એ પહેલા ગુજરાતીમાં કાળજી લીધી કે અનુસ્વાર ના આવી જાય. गुरबीश भाई के बाद बोलना और अपने दीपक भाई सोलिया के बाद बोलना इतना आसान नहीं है, खासकर गुरबीश भाई के बाद, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की है कि मैं भी स्तब्ध हो गया और कुछ बोल नहीं पाता। एक बात है, लेकिन ये जो काम हुआ बहुत बड़ा काम हुआ, बढ़िया काम हुआ। गुरबीश भाई ने तो दूसरे तीसरे ड्राफ्ट की बात की, जो मैंने अभी पढ़ा, इन्होंने मुझे सॉफ्ट कॉपी दी थी। You wanted me to be soft. तो सॉफ्ट कॉपी दी थी और इतना बीच बीच में से पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा गुजराती रेंडरिंग लगा। अब रेंडरिंग न हिंदी है न गुजराती है, बट रेंडरिंग इज रेंडरिंग। आपकी जो किताब मैंने पढ़ी थी बहुत पुरानी इंप्रेशन में थी, 2007 में आई, उसी साल या उसके बाद एक आध साल में पढ़ी होगी। फिर इसमें मैंने देखा कि 2 चैप्टर्स नए हैं, तो 2023 तक का इसमें, हाँ ये 22 में लिखा, लेकिन किताब 23 में पब्लिश हुई, तो तब तक का आ गया है, 2 चैप्टर्स नए हैं। सारा जो खाका खींचा है आपने, इसमें अद्भुत बात क्या है कि इतने बड़े स्पान पर बात करना है, लेकिन जो नैरेटिव है ये बिल्कुल सरलता से चलता है। यानी वी ऑल नो कि सरल होना कितना मुश्किल होता है,
और पूरा ग्राफ। फिर हमारे जहन में, हमारे संस्कार में अगर पुराने ख्याल नहीं है क्या किस वक्त क्या हुआ था तो आए, तो उसका कोई नेशनलिस्ट वर्जन हो, जैसे हर स्टेट में, हर नेशन स्टेट में शुरुआत के सालों में आता है। लेकिन जब ये हमने फेसबुक पर, सोशल मीडिया में बात चली, किताब आ रही है, हमने शेयर की इंफॉर्मेशन, तो जो कमेंट्स आई उसमें एक कमेंट बहुत बढ़िया थी। ये थी कि मैं वो अदरवाइज सुधी पाठक, अदरवाइज नॉट अ सुधी पाठक बट अदरवाइज अ सुधी पाठक, उसने लिखा था कि लोग कश्मीर के बारे में यूं ही बोलते जाते हैं, बट if they read Guha's book, they will realize what actually Kashmir issue is and what happened. तो ये आई थिंक ये इस दौर में जो ट्रोल का जमाना है, हमारे नरसिंह मेहता थे, वो तो बड़े आध्यात्मिक ये थे, प्रतिभा थी, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म सामे। अभी तो ट्रोल लटका करे ट्रोल सामे। लेकिन ये सुधी पाठक ने अच्छा लिखा कि भाई आप लोग कमेंट किए जाते हैं, लेकिन किताब को पढ़िए तो कश्मीर की बात आप उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। तो कश्मीर की बात आप उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। मोस्ट ऑफ अस, मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन बिफोर द कबाइली एग्रेशन जो संघार हुआ, जो संवार हुआ, we generally don't mention it in our nationalist narrative. It doesn't come across. Hyderabad, we are all happy. The way Patel treats Qasim Rizvi, we are happy. Here is a person, a leader, fine, okay. लेकिन फिर हैदराबाद में जो सोमवार चलता है, the then government, not formally but informally, arranges to send Pandit Sundarlal, a freedom fighter, भारत में अंग्रेजी राज के लेखक, अंग्रेजी इटसेल्फ एन आइकॉनिक बुक एक जमाने की, और एक ऐसी शख्सियत जो गीता और कुरान दोनों में रमी हुई है विथ इक्वल ईज। पंडित सुंदरलाल गोज देयर एट नेहरू इंस्टेंस एंड ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। तो ये आपका जो नेशन बनता है वो केवल एक तरफा नैरेटिव से नहीं बनता है। तो गुहा जी ने ये देखा कि ये बात का भी कुछ जिक्र होना चाहिए, सो दैट वी हैव कंप्लीट पिक्चर। ये दो स्कूल है और एक दूसरे के खिलाफ है ऐसे नहीं, बट इतिहास का जो प्रवाह चलता है वो हमें उसका एक हमारे लायक, हमारे माफिक, मन माफिक एक प्रवाह हमके पसंद आता है और हमारे रंग हम उसमें डाल कर देखते हैं। तो सर हमारा नजरिया तो है, जैसे दैवत ने कहा, अभी उनके पास किताब थी और उनकी सिग्नेचर लेते हुए कहा कि मैंने काफ़ी किताबें इस पीरियड की पढ़ी है, लेकिन सबसे एक किताब मैंने जो पढ़ी जो विदाउट बायस वो आपकी है। दैट्स व्हाट दैवत टोल्ड यू। लेकिन राम भाई ने भी कहा कि नहीं नहीं मेरा भी कुछ तो बायस होगा, तो होगा ही क्योंकि वी ऑल स्टैंड फॉर अ सर्टन सोसाइटी, तो a certain approach it is bound to be there, but point is not at the cost of facts. अब हिस्ट्री की बात आखिर बदल गई, इतिहास की सारी विभावना। 19th सेंचुरी में आप जर्मनी में चले जाइए, रांके वगैरह हुए तो फैक्स फैक्स फैक्स, but when E.H. Carr delivered his Cambridge lectures on what is history, तो Carr quoted Pirandello, a character from Pirandello,
A fact is like a sack. It won't stand on its own unless you put something into it. वो ममरा तो ममरा बरो पण कोथोरे उभो नहीं रहे. A fact is like a sack and it won't stand on its own unless you put something into it. तो एक इंटरप्रेटिव नजरिया है और मैं उसमें बायस नहीं देखता हूँ. सारी बातों को लेकर एक उसमें उसका जो आकृति बनती है और उसमें जो परस्पर विरोधी ऐसे भी इंगित उसका भी अवकाश है, वो आता है और एक सारा नरेशन बनता है. ये इस किताब की इनका अपना अभ्यास, उस अभ्यास को इसमें एक सूत्र करना, ग्रथित करना और यहाँ तक आना. आप राइट की बात करें, लेफ्ट की बात करें, भूल जाइए. As a citizen and as an amateur, a student of history, आप इसे पढ़िए. कहीं आप कल परसों डिफर भी हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि इट गिव्स यू अ पिक्चर. A palatable narrative, a total picture. फिर आप कहीं अलग महसूस करें. यू शुड बी हैप्पी लाइक टैगोर. आई एम हैप्पी why I worship my master because he has given me the right to deny him. Why I worship my master because he has given me right to deny it. तो इसमें से अगर कुछ हमारे पल्ले ना पड़ा, पल्ले पड़ा लेकिन ग्राह्य ना लगा तो नहीं लगेगा. बट ऑल सेड एंड डन, आज के भारत के नागरिक को अगर ट्रोल की दुनिया से मुक्त होकर सही माने में हम कहां से कहां आए, कहां जा रहे हैं, ये समझने के लिए, और अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो आपके क्रिटिसिज्म में भी दम आ सके, इसके लिए ये पढ़ना मैं जरूरी समझता हूं. इनका क्षेत्र एक जो फलक है बहुत ही व्यापक है. ये मैंने कहा, लेकिन मैं जरा इस किताब से हटकर बात करूंगा. आप देखिए 3 गांधी आए, उनके 3 प्रकार से. एक गांधी बिफोर इंडिया, देन गांधी द पीरियड दैट चेंज द वर्ल्ड, वो दुनिया के सब पलटा, वो दूसरा द सेकंड पार्ट. और ये इंडिपेंडेंट एक तीसरा वॉल्यूम जो ये इन्होंने कहा कि इंडिया आफ्टर गांधी. लेकिन ये पिछले 100 साल के हिंदुस्तान को समझने के लिए इन्होंने कितना ये किया है, आप सब जरा ये सोचिए. और किताबें आप देखिए, डेमोक्रेसी और डिसेंट वाली, फिर और कैरेक्टर्स है, फिर अंग्रेजी राज के ज़माने में जो इंग्लिश रिबेल्स हुए, वेस्टर्न रिबेल्स साथ, उसकी बात है. तो ये भारत का जो पीरियड है उसे कहीं कैसे, जैसे फुले तो खैर अब अपने खास प्रकार के ब्राह्मण भाइयों की कृपा से बहुत प्रसिद्ध नाम हो गया, लेकिन ये सबके बारे में अब ताराबी शिंदे को कोई याद करेगा. You will come across a piece on ताराबी शिंदे in Goa's writings. तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. क्रिकेट में चले जाइए, एनवायरमेंट चले जाइए. इनके पिताजी तो ये फॉरेस्ट उसमें काम करते थे, तो पता नहीं वहाँ से कहाँ से. बट सर, आई रेड योर पीस ऑन अनुपम मिश्र. जब अनुपम चल बसे, आज भी खड़े है तालाब. तो रामचंद्र गुहा तो एक नामी नाम था.
इस संदर्भ में ये अनुपम को इतना परिचित नहीं होगा नाम, पर राम भाई ने लिखा कि एक अनअस्यूमिंग पर्सन, आई वॉकड अवे इनटू हिज ऑफिस, ऑफिस भी अनअस्यूमिंग थी, अब मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि तो ये, और जिस प्रकार से अनुपम ने अपने अनुभव की बात की और इसके जो ऑब्जर्वेशंस थे, तो एक एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्टिव के लिए दैट मीटिंग विद अनुपम was quite useful, and he अंजलि देते वक्त इन्होंने बहुत यानी आदर और प्यार से इस बात का जिक्र किया था। बीच में अभी आपकी आगामी एकाध किताब में आ जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट की ऑटोबायोग्राफी में मैंने आपका पीस पढ़ा था, तो आपने जो एक सारा ड्रामेटिक सिचुएशन लिया है, ड्रामेटिक भी और ट्रॉमेटिक भी, ये चंडी प्रसाद अपने चिपको वाले ये अफसर को मिलने जाते हैं और बात करते हैं, तो अफसर पहले तो देखता ही नहीं उनकी ओर, सुनता ही नहीं है और फिर धुआं चलाता है। वे टोबे को चंडी प्रसाद को तो पता नहीं है, कोई फिर बाद में बताता है उसको कि ये तो ऊंची किस्म की सिगार कहते हैं उसको। तो ये 10 बाय वो हर फिक्र में धुएं में चला गया। तो ये वो ये सर, आप जब चंडी प्रसाद की ऑटोग्राफ से कोट करते थे तो आई वाज रिमाइंडेड ऑफ टॉल्स्टॉय, त्रिदीप विल बेयर मी आउट। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं एफिल टावर देखने गया। लंदन में जब पढ़ते थे उन दिनों में 1890 एक इंडस्ट्रियल फेयर था वहाँ सूरत, वहाँ पेरिस में, तो देखने गए और देखने गए तो फिर ये एफिल टावर जब आत्मकथा लगे कि मैं ऊपर गया, बैठा और फिर इतने पाउंड की चाय पी और इतनी 8वीं दीवार मुकी हमकी। But Gandhi remembers, young Gandhi, who is yet to read Tolstoy, 1890, he remembers कि कहीं टॉल्स्टॉय ने लिखा था कि एफिल टावर तो एक मूर्खता का प्रदर्शन है। क्यों? कि बड़े बड़े अपने जो लोग कलाकार, आर्किटेक्ट वगैरह मानते हैं अपने को, वो टोबैको का सब इतना करते हैं कि फिर धुएं का जाला हो जाता है, और यहाँ और उस जाले में से जो आकृति का ख्याल आता है ऐसा आता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, बट चंडी प्रसाद भट्ट गोइंग टू सी द ऑफिसर, इतना बड़ा आदमी, चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा और राधाबेन, एंड वेरी अनअस्यूमिंग। चंडी प्रसाद भट्ट को एक बार मैं मिला हूँ, वेरी अनअस्यूमिंग पर्सन, कोई अपने को इतना, अब ये बेचारा इतनी सारी चिंता सजो के पर्यावरण की बात करने और ये क्या हो रहा है करने इसके पास जाता है, और फिर ये तो अपने मस्त, उसको ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग, नो फील, एंड ही इज सपोज्ड टू रन योर मिनिस्ट्री। ऐसे ऐसे लोग, अच्छा ऐसे ही लोग, पता नहीं। बट द वन थिंग दैट आई लाइक अप्रोच अलग अलग से, ये जब ये गांधी बिफोर इंडिया पढ़ा तो साउथ अफ्रीका के जो अलग अलग पात्र लोगों, उसके नजर से गांधी को देखना, आई थिंक इस प्रकार का गांधी हमें शायद पहली बार मिला। आप पढ़िएगा गांधी बिफोर इंडिया, तो उसके अफ्रीकन सहयोगियों की नज़र में गांधी कैसे, ये मैं शायद मुझे क्या मिले थे, सिद्धार्थ वकील साहब है, सिद्धार्थ शायद डरबन में मिला था मैं। वो कहते थे कि हमारे इन लोगों की नज़र से तो गांधी का ग्रोथ, ये रामचंद्र गुहा की किताब में जो आए हैं वो नहीं आया है। फातिमा मीर भी जो कुछ उन्हें सुनना था, पढ़ा था कि नहीं पता नहीं है,
लेकिन सुना था उसके हिसाब से वो इस बारे में प्रसन्न थे। एनीवे, मुझे कोई ज़्यादा नहीं कहना है, केवल आनंद प्रकट करना है कि एक अच्छा काम हुआ, बड़ा काम हुआ, और જમવામાં ઝઘડો ને કૂટવામાં ભગલો, બિચારાઓએ મહેનત કરી અને આપણે રાજી થઈને બોલવાનું આવ્યું. But I am happy about both ઢગલાસ and ભગલાસ. પુરુષભાઈ ભુવા હજુ વધારે લખે અને તમે વધારે ઉતારો અને આપણે આનંદથી મળીએ અને વગેરે વગેરે. ધન્યવાદ. अब मैं सार्थक प्रकाशन के मित्रों दीपक और कार्तिक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और किताब इनॉग्रेट करेंगे. राम भाई से विनती है कि वो किताब के बारे में भी बात करें और क्यों नहीं मन की बात भी करें. और जैसे इनको ठीक लगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, इनको जितना जिसमें कंफर्टेबल लगे इसमें बोले. और आप है और आप है. करीब 30 साल पहले की बात है. एक उत्तर कर्नाटका में एक छोटा सा शहर है रानीबेन्नूर, और ये बिल्कुल तुंगभद्रा नदी के किनारे है. तो एक प्रोग्राम था, ऐसा ही प्रोग्राम. वहाँ पे एक संस्था थी, समाज परिवर्तन समुदाय, जिन्होंने पर्यावरण की बात की, प्रकाश भाई ने. और मैं बहुत ही आपका आभारी और खुश हूँ जो आपने काफ़ी चीज़ बोले हैं, लेकिन आपने चंडी प्रसाद जी और अनुपम जी को याद रखा, टू ऑफ माई ग्रेट हीरोज, और जिन्होंने, इनका असर मेरे पे बहुत ही गहरा है. तो ये एक संस्था थी, समाज परिवर्तन समुदाय. उन्होंने कई साल तक आंदोलन लड़ा था अगेंस्ट द पोल्यूशन ऑफ द तुंगभद्रा रिवर बाय हरिहर पॉलीफाइबर्स, अ कंपनी पार्टली ओन्ड बाय द बिरलास. और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया था केस. और उन जमाने में PIL का काफ़ी वो चल रहा था, ये 1994 की बात है. और उन दिनों में अगर कोई भी PIL कर्नाटक से जाए, it used to be Dr. Shivaram Karanth and others against the state of India, against Harihar Polyfiber. शिवराम कारंथ, मैं कहूँ, ये सोहिनी यहाँ बैठी है, मैंने इनको भी कहा है कि मैंने बहुत सारे किताबें और लेख लिखे हैं, लेकिन एक ही लेख मैं मानता हूँ, इट इज़ द मोस्ट करेजियस थिंग आई एवर सेड, कि मैंने कलकत्ता के अखबार में मैंने लिखा कि शिवराम कारंथ वॉज द इक्वल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. उसके बाद मैं 2 साल कलकत्ता नहीं गया. तो ऐसा है, मैं ये कह सकता हूँ, शिवराम कारंथ जो थे हमारे कर्नाटक के, वो ही हैड मोर करियर देन रविंद्रनाथ टैगोर. कर्नाटक के सबसे जाने माने लेखक, उपन्यास. उन्होंने यक्षगाना डांस ड्रामा रिवाइव किया. वो फिल्म में भी एक्ट करते थे, डायरेक्ट करते थे. ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वर्कड एट विडो रिफॉर्म, विडो रीमैरिज, बहुत कुछ. तो PIL उनके ही नाम से जाता था. तो ये ऐसा हुआ कि ये केस, ये जो संस्था थी, उन्होंने केस जीत लिया. तो रानीबेन्नूर में था एक सेलिब्रेशन. तो मुझे भी बुलाया गया, क्योंकि मैंने मदद तो नहीं दी, लेकिन 1-2 आर्टिकल्स अखबार में मैंने लिखे थे वो अबाउट दिस प्रॉब्लम. तो जब मैं बेंगलोर से ट्रेन लेके आया और उतरा रानीबेन्नूर में, और वहाँ से ऑटो मैंने वेन्यू के लिए गया, तो एक बड़ा सा बैनर था, समाज परिवर्तन समुदाय वेलकम्स यू टू सेलिब्रेट विक्ट्री इन सुप्रीम कोर्ट एंड डॉक्टर शिवराम कारंथ 90th बर्थडे. अच्छा, तो मेरे एक बुजुर्ग सज्जन थे, प्रोफेसर माधव गाडगिल, जो मेरे से सीनियर एक साइंटिस्ट, जिनके साथ मैंने एक आध किताबें भी लिखी. तो हम
प्रोग्राम से पहले ऐसी बातचीत हो रही थी, ऐसी आज भी नीचे हम चाय पी रहे थे, तो माधव ने कहा देखो तुम हिंदी में बोलो, क्योंकि यहाँ पे, और मैं कन्नड़ में बोलूँगा, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे जो ऑडियंस है कन्नड़ा वाली है और अंग्रेजी में मत बोलो, हिंदी में बोलो। तो अब मैं कन्नड़ा में बोलूँगा। तो ऐसा हुआ कि पहले कारण साहब बोले, क्योंकि और एक चीज उनकी जो उनका जो 90th बर्थडे था वो उसका सेलिब्रेशन 3 साल चला, क्योंकि कर्नाटक में, क्योंकि वो इतने अलग अलग माने एरियाज में उन्होंने काम किया कि जहां पे भी किसी भी शहर को मौका मिला कि इनके जन्मदिन को मनाना, तो तुमकुर में ओपनिंग ऑफ गर्ल्स हाई स्कूल एंड डॉक्टर कारंस 90th बर्थडे, धारवाड़ में ओपनिंग ऑफ डांस एकेडमी एंड डॉक्टर कारंस 90th बर्थडे, कहीं और न्यू पब्लिशिंग हाउस एंड डॉक्टर कारंस 90th। तो ऐसा हुआ कि वो तो जीत तो थी पर्यावरण वाली, लेकिन उनका जन्मदिन भी मनाना था, क्योंकि वो हमारे कर्नाटक के लोगों के लिए टैगोर से भी ज्यादा है, मान लीजिए। एंड ही वाज मोर अप्रोचेबल देन टैगोर, एंड अनलाइक टैगोर ही डिड नॉट वांट यू टच हिज फीट। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, ऐसे कि दादा दादा, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि ये हो रहा था, तो तो उन्होंने कहा कि आप पहले कुछ बोलिए, तो बोले भी और नाचे भी, घुंघरू में लगाए और 2-3 मिनट नाचे भी। तो वो पहले बोले, तो माधव सर गए और वो घबरा गए कि कारण साहब के बाद मैं कन्नड़ में कैसे बोलूं, तो वो उन्होंने हिंदी में बोला। तो मैंने कहा मैं भी डर गया, तो मैंने अंग्रेजी में बोला उसके बाद। तो मेरी हाल आज ऐसी है कि दीपक को सुनने के बाद और उर्विश भाई को सुनने के बाद, खासकर प्रकाश भाई को सुनने के बाद मैं हिंदी में कैसे बोलूं। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा, लेकिन आई विल वेरी क्विकली स्विच टू इंग्लिश एज आई डिड इन रानी बेलूर इन द ईयर 1994। तो बात हुई शुरू से ये भाषा की। तो हमारी घर की भाषा, जैसे दीपक ने बताया कि हम वैसे तो मेरे परदादे तमिलनाडु के थे, लेकिन वो बस गए थे बेंगलोर में। मेरे दादाजी आए थे बेंगलोर, मेरी पिताजी की पढ़ाई बेंगलोर से हुई, फिर वो देहरादून पहुंचे काम करने। मेरी माँ भी तमिल परिवार की थी, लेकिन उनकी पैदाइश देहरादून की थी। उनकी पहली भाषा, मातृभाषा हिंदी है, अभी भी हम मेरे साथ रहती है। और उनके बारे में अगर कोई राजनीतिक एक स्टोरी है, लेकिन वो छोड़ दूंगा अभी के लिए। इट्स अबाउट हु टू वोट फॉर इन द इंडियन इलेक्शन। At 96 she still advises me and she gives me the most sensible advice. ऐसा हुआ कि तो हम हैं वैसे तमिलनाडु के, कर्नाटक में बसे हुए। तो मेरी पैदाइश देहरादून की, मेरी पढ़ाई दिल्ली से, उसके बाद डॉक्टरेट कलकत्ता से, और हम वापस बस गए हैं बेंगलोर में। तो लेकिन हमारी घर की भाषा अंग्रेजी, उसके कारण कई हैं, वो छोड़ दीजिए। तो जब अगर मैं कहूं कि मैं आपके सामने मैं अंग्रेजी में बोलने का जस्टिफिकेशन दूं, मैं यही दूंगा कि प्रकाश भाई जब कॉलेज वाले में पढ़ते थे, आपको शायद याद होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, बिल्कुल। तो डॉक्टर लोहिया ये आंदोलन दक्षिण भारत में ही लाए, अंग्रेजी हटाओ। और वहां पे उनका मुकाबला हुआ राजा जी से, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से। कांग्रेस के खिलाफ थे, जवाहरलाल नेहरू के क्रिटिक्स थे, लेकिन इस बात में बिल्कुल अलग विचार के थे। तो राजा जी ने कहा कि मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, इफ सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ लैंग्वेज, शी गेव बर्थ टू ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, दैट इज व्हाई इंग्लिश इज एन इंडियन लैंग्वेज। तो पहली बार अपनी जिंदगी में डॉक्टर लोहिया चुप रहे, जवाब नहीं रहा, कोई जवाब नहीं रहा। आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं थोड़ा बहुत अगर हिंदी में बोलूं कोशिश करूंगा, लेकिन इतना इस विद दिस इंट्रोडक्शन एंड ये याद करके कि
जब डॉक्टर कारण के सामने प्रोफेसर माधव गाडगिल की हिम्मत दी थी कि कन्नड़ा में बोले, और मेरी हिम्मत इसकी हिंदी में बोलूं, उसी के साथ, उसी अनुभव के साथ मैं आप थोड़ी कुछ बातें अंग्रेजी में बोलूंगा इस किताब के बारे में। तो पहली बात, ये जो अनुवाद उर्विश भाई ने बताया कि कितने साल लगे, कितनी परेशानी लगी, और इन्होंने और दिलीप गोहिल जी जो हमारे साथ अब नहीं है, तो इस बीच उर्विश भाई कुछ 7, 8, शायद 9 और भाषाओं में उसका अनुवाद आ गया। लेकिन आई एम हैप्पीएस्ट विद दिस, और इसके 2 कारण हैं, और कुछ लोग समझेंगे कि और कारण है, लेकिन वो वैसा नहीं है, वैसा नहीं। इसके 2 कारण है कि मैं सबसे खुश हूं कि जितने 10 या 11 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। पहला तो ये गांधी जी का सवाल है, और मैंने गांधी जी के बारे में इससे भी मोटी किताब 2 हिस्से में लिखी है, और उसका मैं नहीं कहूंगा कि उर्विश भाई का अनुवाद करें, क्योंकि शायद पता नहीं कितने पीढ़ियां में बीत जाएंगे। और ये गांधी जी का जवान है, और मैंने जो गांधी जी पे मैंने जो काम किया, काफी काम अहमदाबाद में हुआ, और जिन लोगों ने मुझे सलाह दी, मदद दी, किदेरी बहन, दिलीप भाई, दीना बहन, उर्विश भाई, who did some very valuable work for me on my biography, ये सब है। तो पहली बात ये है, that's the first reason. And the second reason, allow me to say in English, is that I first met my wife in Ahmedabad 46 years ago. अभी ट्रोल की बात हो रही है ना, तो अब जब अगर मैं कुछ राजनीतिक या सामाजिक विषय पे कोई कॉलम लिखूं, और अगर कहीं भी नंबर 1 या नंबर 2 का नाम आ जाए, या आपके प्रदेश का नाम आ जाए, या अहमदाबाद आ जाए, राजकोट आ जाए, बड़ौदा आ जाए, कुछ भी, तो एकदम ट्रोल ने शुरू कर दिया। हैव यू एवर बीन टू गुजरात? यू नो एनीथिंग अबाउट गुजरात? तो उनको क्या बताऊं, उनके पैदाइश से पहले मैं यहां से आ रहा हूं। मैं पहली बार अहमदाबाद आया 46 साल पहले, and I fell in love in this city on the 5th of February 1979. ये नहीं कि I fell in love, कि अगर मेरी बहू सुजाता से मुलाकात ना होती, अभी तक मैं क्रिकेट ही खेल रहा होता, और गलियों में, ब्रेबोर्न स्टेडियम या वानखेड़े स्टेडियम में नहीं, गलियों में। So I owe everything to, personally, my greatest debt is to your city and your state, because I met the person who has sustained me emotionally, morally, materially, etc. And of course, I have spent most of my life, or large chunk of my life, writing on Gandhi, and I have some other books to write on Gandhi, which will be shorter than the 2,000 pages, 2,000 page 2 volumes, and maybe Urvish can translate those. Okay. So that's why I am so happy to be here, speaking to you about this book, India After Gandhi. So let me, with your permission, spend the next 10 or 15 minutes speaking in English, and if either we can leave it like that, or if Urvish Bhai wants to do a short translation, that's up to him. So first of all, a little bit about this book. It was commissioned by a British publisher who had read an essay I wrote on cricket, and he came to me and said that, why don't you write a history of independent India? And I was completely gobsmacked, because this is the year 1997. We had just celebrated our 50th anniversary of independence. And the publisher said, जैसे उर्विश भाई ने कहा कि सन 47 तक ही हमारी इतिहास पे हमारे एम्फोसिस होता है, उसके बाद कोई नहीं लिखता. So he said, why don't you write a history of India after 1947? And idea struck me, and I began work on it. And it took me a decade. All through my 40s, I was working on this book. And sometimes I feel that I was very, very lucky to be asked to write this book when I was 40. Because if I was 30, I would have been too young.
And if I'd been 50 or 60, I'd have been too set in my ways and possibly tired. So it took the whole decade, and I was determined, as Prakash Bhai said and Devrat Bhai also said, not to let my personal biases come in. वो तो जरूर आते, आपके जो विचार हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं तो आ जाएगी. लेकिन जितना आप कोशिश करें कि अगर आप माने कोशिश करें कि एकदम ना आए, बिल्कुल आप कुछ को हटा नहीं सकते. You can't remove your biases. But I resolved that I will try and write it as a scholar out of curiosity. जैसे मैंने कहा है, इस किताब के मैंने प्रेफेस में मैंने लिखा है, this book is written out of the desire to understand, not the desire to judge. The desire to understand, not the desire to judge. So that was the first choice. The second choice was I wanted to tell a history of India, not from Delhi. प्रकाश भाई ने कहा है कि इसमें कश्मीर के बारे में काफी कुछ है, और सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं, नागालैंड के बारे में. नागालैंड में आंदोलन क्यों शुरू हुआ? कश्मीर से पहले सन 46 में, तब से ये नागा लोग चाह रहे हैं कि उनको ऑटोनॉमी, फ्रीडम मिले. मिजोरम में इंसर्जेंसी क्यों हुआ? नक्सलाइट आंदोलन क्यों शुरू हुआ? ये जो भाषा के बारे में जो आंदोलन हुए महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ये कैसे शुरू हुए? So I wanted to write a book that was not Delhi centered, though of course Delhi figures, and I'll say a little bit about this, Delhi, but bring it the entire country, its diversity, its social, cultural, economic diversity. Talk about the conflicts that had taken place, how they had been resolved, how they had not been resolved. Talk about the institutions. Talk about our complicated journey with electoral democracy. Talk about the making of the constitution. And so I wanted to write to the extent possible, a total history. But I failed in one respect. If I was to look at the book now and consider, also before I talk about what I believe is the major weakness of this book, also talk about the wars. So I wrote about the wars with China and Pakistan. And जब मैंने इन युद्धों के बारे में जब मैंने लिखा कि हमारा पाकिस्तान से झगड़ा क्यों है कश्मीर के बारे में, हमारा चाइना से झगड़ा क्यों है सीमाओं के बारे में, जब मैंने इन युद्धों के बारे में लिखा, मैंने कोशिश किया कि मैं इतिहासकार हूं, नागरिक नहीं हूं और देशभक्त बिल्कुल नहीं. और जब मेरी किताब आई, जब पहला एडिशन आया, जो प्रकाश भाई ने कहा कि उन्होंने पढ़ा, तो एक लंबा सा इंटरव्यू शंकर सन ठाकुर, तो आजकल भी टेलीग्राफ के एडिटर, उन्होंने किया. और ऐसा है कि इंटरव्यू तो बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन जब आप कहीं किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू दें, आपको ये नहीं पता कि उसका हेडलाइन क्या होगा. तो शंकर सेन ने उसका हेडलाइन दे दिया, गुहा सेज. उस इंटरव्यू में सब कुछ चुनाव के बारे में, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, कई चीजों के बारे में जिक्र हुआ, लेकिन कश्मीर के बारे में मैंने बोला. और शंकर सेन ने एक हेडलाइन दिया, गुहा सेज India's case on Kashmir is not constitutionally foolproof. तो ये जो है, ये क्या बोलते हैं, ये इंटरनेट अभी शुरू ही हो रहा था उन दिनों में. एक दो दिन में ये जो हेडलाइन जो था, पूरा इंटरव्यू नहीं, हेडलाइन एक पाकिस्तानी अखबार के संपादक ने पढ़ा और उन्होंने एक हेडलाइन लगाया, इंडियन हिस्टोरियन सेज इंडिया हैज नो केस ऑन कश्मीर. मैंने ये लिखा था कि India's case on Kashmir is not constitutionally foolproof and Pakistan's case on Kashmir is also not constitutionally foolproof, which is actually very relevant to today. So I tried to bring in, tried to write about all of this when I was writing about our war with China and Pakistan. और चाइना के बारे में आप देखिए, अगर आप हमारा जो
चाइना से बहुत ही लंबा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट है। इसका कारण ये है कि एक सीमा इस तरफ है लद्दाख की तरफ और दूसरी सीमा है अरुणाचल की तरफ। और आप इतिहासकार के माध्यम से देखें तो लद्दाख का जो सीमा है वहां पे हमारा केस ज्यादा जबरदस्त है चाइना कंपेयर टू चाइना से तुलना करेंगे, और अरुणाचल में उनका केस ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन चाइना चाहती है कि लद्दाख पे वो अक्साई चिन्ह का हमारा केस ज्यादा मजबूत है, वो चाहते हैं कि वहां पे वो हाईवे बनाए, और इसीलिए ये परेशानी है। सो आई वुड से दैट व्हेन इट केम टू राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स, सोसाइटी, लैंग्वेज, war, I tried to the extent possible. But there is one weakness, और ये weakness है अर्थशास्त्र में थोड़ी कमजोर है। It is a social, political, a cultural, linguistic history. It talks about caste, it talks about gender, it talks about religion, but it is weak on economics. और ये जो है इस किताब का एक बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू, this also has a connection to Ahmedabad, was written by अशोक देसाई, जिनके पिताजी वालजी गोविंद जी देसाई गांधी जी के बिल्कुल करीब थे और जिन्होंने सत्याग्रह साउथ अफ्रीका का अनुवाद भी किया अंग्रेजी में। तो अशोक देसाई तो खुद एक हमारे बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने मेरी किताब का एक लंबा रिव्यू लिखा और काफी तारीफ भी की, और उन्होंने कहा कि इसमें कमजोरी ये है कि इकोनॉमिक्स में बारे में इतना ज्यादा नहीं है, और इसका ये अब एविडेंस ये है कि इस किताब में टेबल्स बहुत कम है। और ये बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म। और मैं इतना इस कमजोरी के बारे में यही कहूंगा, एक और चीज कहूंगा कि कुछ महीनों में एक किताब आ रही है जो मेरे दो मित्रों ने लिखा है, विच इज एन इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट टू इंडिया आफ्टर। सो प्लीज रीड इट, इवन इफ यू डोंट ट्रांसलेट इट इनटू गुजराती। It is written by Arvind Subramanian, who was the former Chief Economic Advisor of Government of India and also a product of IIM Ahmedabad, so has a connection to your state. Co-written with him and Devesh Kapoor, who is a very fine political scientist. उनकी किताब अभी आने वाली है 3-4 महीनों में। और जो भी मेरे किताब की कमजोरी है, और भी कमजोरियां हैं, लेकिन खास करके ये कमजोरी कि ये सामाजिक राजनीति, मेरी किताब जो है सामाजिक राजनीतिक धार्मिक इतिहास है, और इकोनॉमिक्स में थोड़ी इट इज वीक, सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दैट बुक। अगर मैं अपनी किताब को अब दिखाऊं, करीब 20 साल हो गए मुझे पहले लिखे हुए, उसके बाद मैंने अपडेट किया 10 साल के बाद, 2007 में छपा, 2017 में एक अपडेट आया, 2022 में, और ये 2022 का जो एडिशन है दैट इज द बेसिस फॉर दिस ट्रांसलेशन दैट इज बीइंग रिलीज्ड टुडे। मैं कहूंगा कि जो पहले 30 सालों का इतिहास है, भारत की स्वतंत्रता इतिहास, तो पहले 30 साल 47 to 77, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द एंड ऑफ द इमरजेंसी, दैट आई थिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बुक, द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द बुक, एंड द वन आई वाज लर्निंग। मेरे लिए भी इट वाज ऑल न्यू टू मी, because much of it was before I was born, I was a young boy. So when you're talking about the making of the constitution, the first election, the uniting of the country, the linguistic states problem, the reform of the Hindu personal law, and so on and so forth. And in that, one thing I found, which is somewhat relevant to Gujarat, but also to India today, and which is the extraordinary पार्टनरशिप बिटवीन नेहरू एंड पटेल, और विच हैज, और ऐसा है कि आप अगर आप देखेंगे, और खास करके आप, यू आर अ लर्नड ऑडियंस, so some of you would have seen the letters that Nehru and Patel wrote to each other after Gandhi ji. You know, they had differences. You know, all of us have differences. You know, boyfriend and girlfriend, husband and wife, father and son, mother and daughter. But the way in which Patel and Nehru suppressed the differences after Gandhi died and united this country is an extraordinary story which I tried to tell in my book, which brings credit to both men.
अगर नेहरू नहीं होता तो मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता आज, और आज पटेल नहीं होता तभी आई वुड नॉट बी फॉर यू। वी वुड नॉट बी अ कंट्री टुडे with a democratic constitution without Nehru and Patel both. And if I was to put it in the language of a copywriter, Nehru, Patel united the country territorially. Nehru united it emotionally and psychologically. And I think that we have lost that, and we have lost that because, in the words of my great friend Gopal Krishna Gandhi, from the 70s onwards, in the 50s, I mean, Nehru, during the 2014 election campaign, there was a pernicious lie told that Nehru did not attend Patel's funeral. Some of you will remember this. I mean, they had the most extraordinary respect for each other, and of course they had disagreements, without doubt, but they suppressed the disagreements in the interest of keeping this country together. And later on, of course, history or WhatsApp history has made them rivals and enemies. And as Gopal Krishna Gandhi says, has put it very wisely, he said, why does history today remember these comrades and co-workers as rivals? It's because the Congress after Nehru disowned Patel, and the BJP has misowned Patel. And no one could put it better. Patel was a lifelong congressman, which from Indira Gandhi onwards they forgot because they only remembered themselves in one family. And the BJP has misowned Patel. So I think if you read my book, and in the Gujarati edition, you'll get a sense of what. There are many other people in this book. It's not only Nehru and Patel. There's Ambedkar, there's Kamaladevi Chattopadhyay, there are many, many other remarkable figures. The first Chief Election Commissioner, Sukumar Sen, Sardar Tarlok Singh, who resettled the refugees, Potti C. Ramalu, who led the movement for a separate Andhra. But I think this, I hope at least this very dangerous, pernicious opposition of Nehru and Patel. In fact, in the new edition to my book, not in the first edition, in the new edition to my book, because I found that much later, I quote a contemporary journalist called A.S. Iyengar, writing about their Jugarbandi. And he says, and the way he puts it is that we needed both of them, and he uses a cricketing analogy in the 50s. Even in the 50s, cricket was a crazy passion. And he says, he says, you needed someone to build the innings, to take the singles, and someone to hit the fours and sixes. So Nehru was hitting the fours and sixes, and so just as you needed Dravid and today, when 10 years ago you needed Dravid and Tendulkar, 20 years ago, and 10 years ago you needed Pujara and Kohli. Right. So I think that is a very interesting analogy to explain why we needed Nehru and Patel both. But my book is about much more. There's a great deal about the emergency, about state politics, West Bengal, Kerala, Gujarat, and so on and so forth. I'll end with two stories. One is because Udish Bhai told me that Prakash Bhai was very close to Acharya J.B. Kriplani. ये इस किताब के लिए मैंने कहा करीब 10 साल लगाए, और इसके लिए मैंने जो रिसर्च जो किया मैंने कई आर्काइव्स में किया. I consulted archives in many countries, many private paper collections, newspapers, oral histories, books, pamphlets, parliamentary records, constitutional. But every assertion in this book is documented with a footnote. Except one, and that is to do with Acharya J.B. Kriplani. And the story goes like this. During the emergency, Acharya Ji, who was already in his early 90s, opposed it. But Indira Gandhi was too embarrassed to arrest him. She could arrest everyone else. But he was Gandhiji's oldest associate. Acharya Kriplani joined Gandhiji before Patel, Nehru, Mahadev, anyone else. Right. So she was a little bit embarrassed.
but he was sick. And then he was admitted into All India Institute. And he was there, and one of his younger friends went to see him. और जब आप जाते हैं, कोई आपके परिवार में कोई बुजुर्ग बीमार हो, तो आप अस्पताल जाएं और कहे आपके दादा या आपकी नानी बीमार है, ऐसे लेटी है, तो आप माथा टेकेंगे कैसे? So someone went and touched, and there were a lot of like pipes, there was like an oxygen pipe and there was a blood pressure pipe, and this person went and to Kripalani's bedside, and who was either a kind of younger relative or a younger admirer, went and just touched his forehead, and Kripalani ji opened his eyes, and this young man said, "How are you, Baba? Baba, aap kaise hain?" Dada, he was known as Dada. Dada, aap kaise hain? And he replied, "I have no constitution left. All that remains are amendments." And that is the only remark that is not footnoted in my book. Because मुझे याद नहीं है किसने मुझे बताया. Who told me this story? I think it may be Ramugan, but I was not sure. That's the only remark that is unfootnoted in that whole book. The other story I'll tell, which is somewhat mischievous, but I'm prompted both by the generosity of my hosts and the audience, and Urvish talking jokingly about Guha after Gandhi. तो ये ऐसा है कहानी कि मैंने जब गांधी बिफोर इंडिया जब वो छपी थी, तो मैंने बम्बई में एक भाषण दिया अंग्रेजी ऑन इंग्लिश एडिशन. तो बाद में एक वन यंग मैन केम एंड सेड, आप आई हैव सम इम्पोर्टेंट, आप अपना ईमेल पता दीजिए. मैंने दे दिया. तो 3-4 दिन पहले बाद मुझे बेंगलोर में एक चिट्ठी आया ईमेल से फ्रॉम दिस यंग मैन सेइंग, डियर सो एंड सो, डियर डॉक्टर गुहा, you will recall I met you after your talk in Bombay on the first volume of Gandhi biography. I have a proposal for you. I hope you will consider it. This is December 2013. The Gandhi biography came out in, I think, October 2013. In fact, Dilip Bhai had organized a talk at Sabarmati Ashram then. So, December 2013, I gave a talk. Then I get a letter from someone who attended the talk in Bombay saying, dear Dr. Guha, we met. And I have a proposal I'd like to discuss with you. Mr. Gautam Adani wants a book written about his life and his journey and his achievements. And he would like to set up a meeting with you. Now, 2013 we knew who's going to become Prime Minister. And it was known whose fortunes are going to flourish and whose fortunes are not going to flourish. So I got this letter. And we would like to set up a meeting between you and Mr. Adani. So I usually reply, as some people in this audience know, to all my mails myself. But I have a part-time secretary to kind of for some mails like this. So at my instruction, my secretary wrote back saying, thank you for your letter, but Dr. Guha is busy with working on the second volume of his Gandhi biography, so he will not be able to meet your client. So I then shared that correspondence with some friends of mine. And one friend wrote to me saying, there is a very good reason for you to take up that. There would have been a very good reason for you to take up that assignment. Before I come to the reason, let me tell you that like many writers, I've approached कि मेरे पिताजी के बारे में एक किताब लिखी है. A lot of politicians, Congress, BJP, ex-cricketers come to me saying, help me with my memoirs. So there's a long list of even there was a Vajpayee proposal. Vajpayee ji's some colleague asked. So there's a long list which I have written down. So a friend said, there would have been a very good reason for you to have accepted this. You could then have titled your memoir Adani after Gandhi. Thank you. First of all, thank you very much for speaking so much in Hindi, unlike what you expected. Now, I would request Karthik Bhai and Deepak
दीपक क्या से आओ, वी वांट टू प्रेजेंट, आई मीन आपको तो क्या प्रेजेंट करेंगे, तो एक किताब की कॉपी प्रेजेंट करेंगे, स्पेशल बाउंड है, और दूसरी एक चीज है जो सस्पेंस है। राम भाई से रिक्वेस्ट है कि भाई सुजात जिसने नोट्स ट्रांसलेट करने में मेरी काफी मदद की थी, सार्थक प्रकाशन और सार्थक जलसों का डिजाइनिंग हमारे प्रिय मित्र मणिलाल राजपूत बड़े ही प्यार से करते हैं, लेकिन मैं उनके सुपुत्र भाई मौलिक और डिजाइनिंग करने वाले मेरे मित्र रणजीत को प्लीज विनती करता हूँ कि स्टेज पर आए, और राम भाई से विनती है कि इनको एक हमारी ओर से एक स्मृति चिन्ह अर्पण करें। अब मित्रों के मामले में अब कुछ ज्यादा ही धनी है, लेकिन क्या करें, तो है। तो हमारे प्रिय मित्र केतन रुपेरा ने ये बैनर तैयार किया था। हमारे पुराने मित्र ऋतुल जोशी और नई लेकिन पुरानी जैसी लगने वाली सोहिनी, दोनों का भी इस कार्यक्रम के लिए सहयोग मिला है। काफी सारे लोग दूर से, बाहर से, आउट ऑफ स्टेशन, बड़ौदा से या और जगहों से आए हैं। तो चाची, मेरी चाची रेखा काकी आई हुई है, मुंबई से पूजा आई हुई है, ऐसे काफी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले तो राम भाई और प्रकाश भाई, आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप आए यहाँ पर अपनी बात की इतने सारे लोगों के सामने, सो थैंक यू कहना तो बड़ा मामूली सा लगता है, आपने जो कुछ किया है, सो वी आर ग्रेटफुल। आप लोग सब यहाँ पर आए, इतने प्यार से ये सब सुना, ये सब एंजॉय किया होगा, आप यहाँ आए, ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए। तो बाहर किताब है, सार्थक जलसों है, तो आप किताब और सार्थक जलसों के साथ भोजन भी प्लीज लेकर जाइएगा। भोजन की नीचे व्यवस्था है आप सभी के लिए, तो प्लीज भोजन भी लेकर जाइएगा। अभी राम भाई शायद यहाँ पर बैठेंगे, तो किसी को अगर मिलना है तो प्लीज फील फ्री। ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। थैंक यू। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई।